उन दिनों मेरी नौकरी छूट गई और कहीं पर भी कोई काम ना मिलने की वजह से हम लोग बहुत परेशान रहने लगे। तभी मैंने विचार किया कि क्यों ना अपने बड़े भाई से कुछ मदद ली जाए। यही सोचकर मैं और मेरी पत्नी पूनम मेरे भैया के घर गए, लेकिन वहाँ भैया ने मदद करने के बदले में मुझसे पूनम का सौदा किया और कहा कि जब तक तुम मुझे पैसे लौटा ना दो तब तक पूनम मेरे घर पर रहेगी और मेरे घर का सारा काम करेगी। अब वो रोज़ पूनम से घर का काम करवाते और अपने घर पर ही रखते। एक दिन मैं अपने किसी दोस्त से पैसे उधार लेकर भैया को देने गया ताकि उनसे लिए पैसे उन्हें लौटाकर अपनी पत्नी को उनकी कैद से छुड़वा लाऊं। जैसे ही मैं उनके घर में गया तो मैंने देखा कि भैया पूनम के साथ। मेरा नाम आकाश है। बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद पापा ने हमारा पालन पोषण किया था। अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए। मैं और मेरे बड़े भैया पापा से बहुत प्यार करते थे। मेरे बड़े भैया की पढ़ाई में ज़्यादा रुचि ना होने की वजह से पापा ने उन्हें ग्रेजुएशन के बाद अपने साथ दुकान पर ले जाना शुरू कर दिया और दुकान के सभी लेन देन का हिसाब सिखाने लगे। कुछ ही दिनों में भैया पूरी तरह से दुकान चलाना सीख गए और अच्छे से कारोबार करने लगे। अब मेरी भी 12वीं कक्षा हो गई थी। पापा ने मुझे ग्रेजुएशन के लिए लखनऊ भेज दिया। वहाँ जाकर कुछ दिन तो मेरा मन नहीं लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे लखनऊ के रंग में रंग गया। कॉलेज में कई दोस्त भी बन गए और उन्हीं दोस्तों में से पूनम नाम की लड़की थी। दोस्ती दोस्ती में मैं कब पूनम को पसंद करने लगा मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि पूनम भी मुझे पसंद करती है तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो मेरा और पूनम का हर काम साथ में होता था। कॉलेज में साथ खाना पीना और पढ़ाई भी साथ में करना। अब मैं और पूनम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पूनम अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। ऐसे ही साल बीतते गए। अब हमारे ग्रेजुएशन का लास्ट साल था और एग्ज़ाम के भी दिन सिर पर थे। हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन किया। फिर मैं घर चला आया। पापा और भैया के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन बाद मुझे एक कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल चुकी थी। बड़ी कंपनी होने के साथ साथ उसमें सैलरी भी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मेरे अच्छे खासे पैसे बच जाते थे। अब पापा भी हम दोनों भाइयों को कमाता देख कर बहुत खुश थे। एक दिन हमारे पड़ोसी अंकल हमारे घर पर आए और मेरे पापा से कहने लगे कि क्यों ना तुम अपने दोनों बेटों की शादी कर दो, अब तो यह दोनों कमाने भी लगे हैं। तब मेरे पापा ने कहा, हाँ यह विचार सही है। फिर जैसे ही पापा ने हमारे लिए लड़की देखना शुरू किया तो मैंने अपने पापा से पूनम के बारे में बता दिया। पापा को हमारे रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं हुआ और वो दूसरे दिन ही लखनऊ के लिए निकल गए। उधर पूनम ने भी अपने माता पिता से मेरे बारे में बात कर रखी थी। इसी तरह मेरा और पूनम का रिश्ता पक्का कर दिया गया। अब बात बड़े भैया की थी, जो शादी करने से मना कर रहे थे। दरअसल जब भैया स्कूलिंग कर रहे थे उसी दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था। वो लड़की भी भैया से प्यार करती थी, लेकिन कुछ समय बाद वो लड़की भैया को धोखा देकर चली गई। उसी धोखे से वो आज तक उभर नहीं पाए थे। खैर, पापा ने उन पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाया। अब मेरी और पूनम की शादी तय हो गई थी। पूरे घर में शादी की तैयारियां पूरे जोरों शोर से चल रही थी। रिश्तेदारों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी थी। पूरे घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन माँ की कमी सबको खल रही थी। शादी की सारी रस्मों को पूरा करते हुए हम लोग बारात लेकर पूनम के घर पहुँचे और बड़ी धूमधाम से मेरी और पूनम की शादी करवाई गई। शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि पापा की तबीयत खराब हो गई और उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया। हम लोगों के ऊपर तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने खुद को संभाला और पिताजी का अंतिम संस्कार किया।
ऐसे ही कुछ दिन हम लोग साथ में रहे, लेकिन उसके बाद बड़े भैया हमसे अलग रहने लगे। अब वह एक अलग घर में रहते थे, दुकान चलाते और अपनी ही दुनिया में लगे रहते। मैं और पूनम हमारे पुश्तैनी घर में ही रहते थे। मेरी अच्छी जॉब के कारण हम दोनों का गुजारा अच्छे से हो रहा था, क्योंकि भैया ने दुकान में से हमें हिस्सा नहीं दिया था। ऐसे ही हमारा जीवन हंसी खुशी निकल रहा था। तभी एक दिन पूनम की तबीयत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसके दिल में छेद बता दिया। मेरे तो मानो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई हो। लेकिन जैसे तैसे मैंने पूनम का इलाज शुरू करवाया और उसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने उसके इलाज में काफ़ी खर्चा बताया, लेकिन मैंने इतने सालों में जो जमा पूंजी रखी थी उससे पूनम के इलाज कराने में काफ़ी सहायता मिल गई। खैर, आज मुझे सुबह सुबह उठकर बाज़ार जाना पड़ा, क्योंकि मेरे सास ससुर आने वाले थे, इसलिए कुछ सूखा नाश्ता लाना था। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि पूनम की तबीयत खराब है, वो लोग उससे मिलने के लिए निकल आए। कुछ घंटों बाद वह लोग आ गए और चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग आपस में बातें करने लगे। तभी पूनम के पिताजी कहने लगे कि 2 दिन बाद हम लोग विदेश जा रहे हैं। दरअसल पूनम का ममेरा भाई विदेश में रहता था और बचपन से ही पूनम के माँ पापा के साथ उसकी अच्छी बनती थी। इसी वजह से अब वह उन लोगों को कुछ समय के लिए अपने पास बुला रहा था। फिर उन लोगों ने एक रात यहीं रुकने का प्लान बनाया। पूनम खाना वगैरह बनाने में लग गई और उसकी माँ भी उसका हाथ बटाने रसोई में चली गई। मैं और पूनम के पापा बाहर गार्डन में टहलने के लिए निकल गए। बातों ही बातों में पूनम के पिता ने मेरे बड़े भाई की बात शुरू कर दी। वह पूछने लगे कि वह दुकान तो तुम दोनों भाइयों की बराबर की हिस्सेदारी में बंटनी चाहिए थी, फिर उन्होंने आपको आधा हिस्सा क्यों नहीं दिया। तभी मैंने कुछ और बहाना बनाकर बात को बदल दी, क्योंकि मैं पुरानी बातों को नहीं छेड़ना चाहता था। फिर अगले दिन वो लोग चले गए और मैं भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा तो कुछ बड़े अधिकारी हमारी कंपनी का निरीक्षण कर रहे थे। कंपनी का मालिक अवैध रूप से ड्रग्स का धंधा करता था। इस बारे में हम लोगों को जरा सी भी भनक नहीं थी, लेकिन कंपनी का मालिक था, अधिकारियों की नज़र से नहीं बच पाया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब कंपनी पर भी ताला लग चुका था। इन सब के बीच मेरी जॉब चली गई। मेरा तो यह सोच कर बुरा हाल हो रहा था कि अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। फिर मैं उदास मन से घर लौटा, लेकिन मैंने पूनम को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी और डॉक्टर ने किसी भी तरह का स्ट्रेस देने से मना किया था। पूनम ने मेरे जल्दी आने का कारण पूछा तो मैंने यूं ही कोई बहाना बनाकर उसकी बात को टाल दिया। अब मैं रोज़ घर से ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलता, लेकिन पूरे दिन काम की तलाश में इधर उधर घूमता फिरता। एक दिन मैं शाम को घर लौट रहा था, तभी एक दुकान दिखाई दी। मैंने सोचा यहाँ कोई काम मिल जाए। इसी आस में मैं दुकान के मालिक के पास गया और काम मांगने लगा। तभी उन्होंने कहा कि एक काम है, अगर तुम कर पाओ तो। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। तभी उस मालिक ने कहा कि यहीं से कुछ दूरी पर हमारी एक फैक्ट्री है, जिसमें दिन रात माल से भरे ट्रक आते हैं। तुम्हें उन ट्रकों से माल की फैक्ट्री में लगाना है और इस काम का मैं तुम्हें 300 रुपये दूंगा। अब मैं बिल्कुल चकित रह गया कि इतना मुश्किल काम और पैसे मात्र 300। लेकिन मैंने वहाँ काम करने के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था मेरे पास। मैंने उसी समय से काम करना शुरू कर दिया। कभी इतना भारी भरकम का काम नहीं किया था, इसी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। घर पहुंचने पर मेरे कपड़ों पर इतनी धूल मिट्टी देखकर पूनम ने पूछा कि आज आपका ऐसा हुलिया कैसे हो गया। मैं ज़्यादा देर झूठ नहीं बोल पाया और सब सच्चाई पूनम को बता दी। पूनम को सुनकर बहुत धक्का सा लगा। वो कहने लगी कि
अब क्या होगा, हमारा घर कैसे चलेगा। जितनी भी जमा पूंजी थी वह तो मेरे इलाज में खर्च हो गई। लेकिन पूनम ने मुझे वहाँ काम करने से मना कर दिया। मैंने जैसे तैसे पूनम को समझाया और कहा कि जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिल जाए तब तक मुझे वहाँ काम करना पड़ेगा, ताकि हमारे घर का चूल्हा जलता रहे। आखिर में पूनम मान गई। जब मैं रोज़ फैक्ट्री में काम करने जाता और देर रात तक वहीं लगा रहता। इसी के चलते मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया। अब तो मुझसे बिस्तर से भी नहीं उठा जा रहा था। आखिर हम करें भी तो क्या करें। पूनम के माँ बाप से भी मदद नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो लोग विदेश में थे और हम नहीं चाहते थे कि उन्हें बेवजह परेशानी हो। अब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि कमज़ोरी की वजह से आपकी ये हालत हो गई है, साथ ही खून बहुत कम है, इसीलिए खून चढ़ाना पड़ेगा। जब हमने डॉक्टर से हमारी पैसों की हालत बताई तो उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया। लेकिन जैसे तैसे मैंने डॉक्टर से कुछ समय मांगा और कहा कि जल्दी ही आपके पैसे दे दूंगा। तब जाकर मेरा इलाज शुरू हुआ। मेरी हालत में सुधार आया। तभी पूनम कहने लगी कि ऐसे कैसे होगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिससे हमारे अच्छे दिन फिर से आ जाए। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना भाई से मदद ली जाए। एक बार डॉक्टर का कर्ज चुकता हो जाए, फिर मैं कोई काम देखकर भैया के पैसे लौटा दूंगा। मुझे इतना विश्वास तो था कि चाहे भैया मुझे से अलग रहते हो, मुझसे बात ना करते हो, लेकिन मुझे इस मुसीबत में नहीं रहने देंगे, वो ज़रूर मेरी मदद करेंगे। यही सोचकर मैं और पूनम भैया के घर गए। घर जाकर देखा तो भैया चाय पी रहे थे। जब हम गए तो उन्होंने हम लोगों से चाय तक नहीं पूछा और मुंह फेर कर खड़े हो गए। फ़ोन पर बात करने लगे। वो फ़ोन पर किसी नौकरानी की बात कर रहे थे कि पहले वाली नौकरानी चली गई है, इसलिए नई नौकरानी चाहिए घर का काम करने के लिए। और मैं और पूनम वहीं खड़े होकर भाई के फ़ोन काटने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही भाई ने फ़ोन काटा तो उन्होंने हमसे कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अब वो हम लोगों से इस तरह बात कर रहे थे जैसे हम उनके सबसे बड़े दुश्मन हों। मैंने फिर भैया को सब बात बताते हुए कुछ पैसों की मदद करने के लिए कहा। भैया कुछ देर तक तो मुझे देख रहे थे, लेकिन फिर कहा कि पैसे तो दे दो, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। मैं ये सुनकर सुन्न रह गया कि वो मेरे बड़े भाई होकर भी बदले में कुछ पाने की चाह रखते हैं। मैं जो घर से सोचकर आया था कि भैया बिना किसी देर के मेरी मदद कर देंगे, उस उम्मीद पर पानी फिर चुका था। वो तो हमें बिल्कुल पराया कर चुके थे। लेकिन फिर मैंने भैया से कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तभी उन्होंने मेरी बात काटते हुए पूनम की तरफ इशारा किया और कहा कि ये है ना, मैं कुछ समझा ही नहीं था। तभी उन्होंने कहा कि जब तक तुम मुझे मेरे पैसे लौटा ना दो, तब तक अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़ दो मेरे घर का काम करने के लिए। वैसे भी मुझे नौकरानी की ज़रूरत है, तो फिर ये क्यों नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अपने छोटे भाई की पत्नी को वो घर की नौकरानी बनाना चाहते हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तभी पूनम मुझे एक साइड में ले जाकर कहने लगी कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और वैसे भी घर का काम ही तो करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कर लूँगी। आप इनसे पैसे लीजिए और डॉक्टर को दे दीजिए, ताकि वो रोज़ाना फ़ोन कर करके हमें जलील ना करे। मैं पूनम की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं था, क्योंकि मैं उसे किसी के घर की नौकरानी के रूप में नहीं देखना चाहता था। लेकिन पूनम की जिद को मानते हुए हाँ कह दी। मैंने भैया से पैसे लिए और कहा कि चंद दिनों में लौटा दूंगा। फिर मैं वहाँ से चला गया, लेकिन मेरा दिल और दिमाग तो भैया के घर पर ही था कि पता नहीं पूनम क्या कर रही होगी। मैंने डॉक्टर को पैसे दिए और अपनी जान छुड़वाई। अब मैं काम की तलाश में घूमने लगा। एक जगह पर घूमने के बाद भी मुझे कोई काम ना मिला। तभी मैंने आखिर में विचार किया कि मैं भी भैया के
घर नौकर रह लूँगा और कुछ महीने काम करके उनके पैसे पूरे कर दूंगा। यही सोचकर मैं भैया के घर की तरफ चल पड़ा। तभी मुझे रास्ते में मेरा एक दोस्त मिल गया जो लखनऊ में मेरे साथ पढ़ता था। यहाँ पड़ोसी गांव में वो किसी फंक्शन में आया हुआ था और किसी काम से बाजार आया तो मेरी और उसकी मुलाकात हो गई। हाल चाल पूछने के बाद उसने मेरे चेहरे की उदासी का कारण पूछा। मैंने उसे सारी बात कह डाली। वो काफ़ी अच्छा और बड़े ख़ानदान से था, इसलिए उसने मुझे काफ़ी सारे पैसे देते हुए कहा कि ये ले और अपनी बीवी को घर ले आ, साथ ही कुछ काम शुरू कर लेना अपना। जब मुनाफा हो जाए और तेरे पास पैसे जुड़ जाए तो मुझे लौटा देना। मेरे लिए तो मानो वह एक फरिश्ता बनकर आया था। मैं बहुत खुश हो गया और भैया को पैसा देने निकल गया। उनके घर जाकर मैंने दरवाज़ा खोला तो ऐसे लग रहा था कि घर में कोई नहीं है। फिर मैं अंदर गया तो भैया के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैं भैया के कमरे की तरफ गया और जैसे ही मैंने भैया के कमरे में देखा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने देखा कि भैया और पूनम आपस में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो सालों से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो। मुझे पूनम पर गुस्सा आ रहा था कि जिस भाई ने मेरी एक छोटी सी मदद करने से इनकार कर दिया उसी के साथ वो बातें किए जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी मैं टपक से अंदर चला गया और पूनम का हाथ पकड़कर उससे सवाल करने लगा। तभी उसने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा कि आकाश, तुम गलत समझ रहे हो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल तुम्हारे बड़े भाई जितना अच्छा तो कोई भी नहीं है। तभी भैया बोल पड़े कि आकाश, मैं तुम्हारा कभी भी बुरा मदद सीधे से नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर डिपेंड हो जाओ। अगर मैं बिना किसी मांग के तुम्हें पैसे दे देता तो तुम मुझ पर निर्भर हो जाते और आगे कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती तो तुम बिना किसी मेहनत के सीधे मेरे पास आ जाते। इसलिए मैंने तुमसे पूनम का सौदा किया ताकि तुम मेहनत करो। फिर पूनम कहने लगी कि हाँ आकाश, और इन्होंने तो दुकान भी तुम्हारे नाम कर रखी है। दुकान में से आधा हिस्सा तुम्हें इसलिए नहीं दिया गया ताकि तुम अपनी जॉब को मेहनत से करो। अगर तुम्हें दुकान से कुछ हिस्सा मिला होता तो तुम अपनी जॉब में इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि तुम्हारे पास दुकान चलाने का दूसरा ऑप्शन होता। अब मुझे सब बातें समझ आ गई थी कि आखिर भैया का व्यवहार ऐसा क्यों था। मेरी आंखों में आंसू थे और अफसोस के अलावा मेरे पास कुछ न था कि मैंने अपने देवता जैसे भाई को गलत समझा। मैं बार बार खुद को कोस रहा था कि बिना पूरी सच्चाई जाने मैं उन्हें गलत समझ बैठा। दरअसल ऊपर से कठोर दिखने वाला जरूरी नहीं होता कि अंदर से भी बुरा है। अक्सर हमारी भलाई के लिए कठोरता भी रखनी पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।